इंडिया क्या कभी इकोनॉमिक सुपर पावर या विश्व गुरु बन पाएगा या नहीं? वो नहीं होनी चाहिए हमारी एम्बिशन सुपर पावर बनना। मैंने किताब लिखी थी, इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हेन द गवर्नमेंट स्लीप्स। गवर्नमेंट से दूर रहना चाहिए। 1 out of 3 MPs MLA इनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इंडिया में आज भी जो आप ग्रोथ देख रहे हो वो प्राइवेट प्लेयर की मेहनत दिख रही है, ना कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। वी आर स्टिल द मोस्ट ओवर रेगुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा यूथ गवर्नमेंट जॉब्स को लेके काफी क्रेजी है। ये गलती क्या है? नई स्कूल टीचर पहले साल 70,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी। अब प्राइवेट स्कूल नहीं पे कर सकता है। पैसे वाले लोग भी छोड़ छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। शायद उनकी उम्मीद टूट गई कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दुबई में जाके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है ईडी रेड करेगा या कुछ करेगा। सर एक और चीज कही जाती है इंडियन बिजनेस को लेके, हम इनोवेशन नहीं करते, R&D नहीं करते। क्या जरूरत है R&D की? अगर दरवाजे नहीं खोलोगे और कंपटीशन नहीं आएगा तो R&D कौन करेगा? चाइना भी 70s 80s में सेम कंडीशन पे थे, तो चाइना ने क्या ऐसा डिफरेंटली कर दिया जो इतना बड़ा इतना पावरफुल हो गया? मान लो ये पॉडकास्ट मोदी जी सुन रहे हो, अगर 2047 तक जाना है तो ये 3-4 चीजें कर लो। क्या भारत सच में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा या सिर्फ जुमलेबाजी है? भारत में बात होती है ग्रोथ ये हो गई वो हो गई, पर जॉब क्यों नहीं मिल रही है? भारत ने 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी का आंकड़ा तो टच कर लिया, लेकिन वो सब डोमेस्टिक से किया है। एक्सपोर्ट में तो हमारा कंट्रीब्यूशन 2% से भी कम है। हमने सर्विस सेक्टर में अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर में भी एक टाइम पे हरित क्रांति हमने लाई थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्रांति जो थी वो हमारे हाथ से कैसे मिस हो गई? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कहाँ है भारत का? भारत में 1947 में आजादी मिली थी, पर असली आजाद हुआ 1991 में, क्योंकि बीच के दौरान हम ऐसे दौर में जी रहे थे जहां पे हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बिजनेस खोलने के लिए लाइसेंस, चीज बनाने के लिए लाइसेंस, मशीन के लिए लाइसेंस, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस, इवन आपकी सैलरी भी सरकार तय करती थी। उस दौर में क्या था भारत, और फिर 91 में क्या चेंज हुआ जिससे भारत एकदम इकोनॉमी खुल गई, और अभी भी कौन से ऐसे रिफॉर्म है जो बाकी हैं जिसकी वजह से हम 2047 का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे? भारत में ब्यूरोक्रेट्स की क्या मेंटेलिटी है जो अंग्रेजों के टाइम से लेकर आज तक भी वैसी है, जिसकी वजह से वो हर चीज के लिए हाँ नहीं ना कहते हैं? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, मेरे भी मन में आए थे, लेकिन आज मुझे मौका मिला मिस्टर गुरचरण दास जी से मिलने का, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के MD रहे हुए हैं। इन्होंने बिजनेस पे और इकोनॉमी पे बुक्स लिखी है। इंडिया ग्रोज एट नाइट इनकी एक फेमस बुक है। इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम कहाँ सही जा रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, और इस समय जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जाना हमने गुरचरण दास जी से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे 1 मिनट की रहेगी। सर का बहुत समय US में बीता है, सर का हिंदी से नाता कम ही रहा है। हमने रिक्वेस्ट की हिंदी में बात करने की, उन्होंने रिक्वेस्ट को मानते हुए हिंदी में बात की है, लेकिन उससे बात थोड़ी सी धीमी हो गई है, थोड़ी सी कहते ना उसमें झिझक है, लेकिन वो नॉलेज की झिझक नहीं है, वो लैंग्वेज की झिझक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। सर वेलकम सर टू द पॉडकास्ट, एंड इट्स अवर ऑनर कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और इकोनॉमी के इस दौर पे आपसे अच्छे सवाल और ना आपसे अच्छे जवाब कोई नहीं दे पाएगा, तो वेलकम वंस अगेन सर, थैंक यू। सर मैं एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पे आता हूँ कि इंडिया क्या कभी सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर या विश्व गुरु बन पाएगा, या चांस है हमारे या नहीं है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि 100% बनेगा, और कई लोग कहते हैं अरे फालतू की बात है। एक रियलिस्टिक में व्यू चाहता हूँ कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। पहले मैं माफी मांगूंगा कि मेरी हिंदी टूटी फूटी है। ठीक है सर। और मैं क्योंकि 12 साल की उम्र में मैं जब बचपन में ही मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई थी अमेरिका, तो उसके बाद मैं मॉडर्न स्कूल में था, और उसके बाद हिंदी मतलब ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी में, और फिर वापस आता ही रहा हूँ। पर ये आज 12 साल की उम्र का बच्चा आपको जवाब देगा। ठीक है सर, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो पूरी उम्र में मैं यही चाहता हूँ सर, ये पॉडकास्ट 12 साल का बच्चा भी सुन रहा हो तो इंडियन इकोनॉमी को एक बार समझ जाए। वैसे सही बात है कि हम बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए हमारी एम्बिशन सुपर पावर बनना। ठीक है, एम्बिशन होनी चाहिए कि आधे से ज़्यादा लोग हैं जिसको कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि इकोनॉमिकली उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जानी चाहिए, जैसे मिडिल क्लास लाइफ। अभी 30% है,
तो ये 30% जब 60% हो जाएगी, चीन की लेवल चीन की पॉपुलेशन 65% मिडिल क्लास हो गई है। और मिडिल क्लास ये मतलब नहीं है कि गाड़ी कार होनी चाहिए, स्कूटर के साथ भी चलेगी, पर वो जो होती है ना एंग्जाइटी खाने की, कल बिल पे करना है, ये चली जानी चाहिए। ईज एंड कंफर्ट होना चाहिए, आर्थिक विकास अगर वो होना हो गया चाहिए। तो अपन उसको सक्सेस मानेंगे। हाँ, मुझे वो सक्सेस है। और अगर जैसे चीन के हिसाब में जैसे चीन ने किया है, अब अपने आप ही दुनिया रिकग्नाइज करेगी कि ये सुपर पावर बन गई है। हमें नहीं बात करनी चाहिए, हमें नहीं ब्रैग, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैग करना, अब हिंदी में पता नहीं क्या शब्द है, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हम बनेंगे। हाँ, तो मतलब दो किस्म की नेशनलिज्म होती है। एक तो अच्छी नेशनलिज्म है, वो है कि भाई मुझे जो कहानियां मेरी नानी सुनाती थी बचपन में, महाभारत की कहानियां, वो याद आती हैं। जैसे मैं स्कूल गया, हिमालय में स्कूल था शिमले के नज़दीक, तो वो बचपन के याद हैं। तो ये अच्छी किस्म की नेशनल, जब क्रिकेट टीम आती है खेलती है तो खूब तालियां बजाते हैं, तो दैट इज गुड नेशनलिज्म। जो खराब नेशनलिज्म है वो पावर की सुपीरियॉरिटी, कि हम बढ़िया, अपने नेबर, वी आर बेटर देन आवर नेबर, ये खराब नेशनलिज्म है। तो ये नहीं होना चाहिए हमें। ऐसी बातें, मतलब दो किस्म की बातें हैं। तो नेशनलिज्म कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक। तो इसलिए आप जो सवाल पूछा है कि हमारी जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री है, आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था, हाँ, जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष, सारे पुरुषार्थ ले आएंगे। तो अर्थव्यवस्था है जो है हमारी, शुरू होती है 1991 से। 1947 में आज़ादी मिली, पर क्या कहते हैं, फ्रीडम, इकोनॉमी कह सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम 1991 से आई है। तो कहानी तब शुरू होती है, उसके पहले तो इट्स अ बिट्रेयल ऑफ द इंडियन पीपल। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो था 3.5% बिफोर 91। आफ्टर 91 अप टू टुडे है 6.5% रियल टर्म्स, मतलब नेट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड इफ यू सी नेट ऑफ पॉपुलेशन, बिफोर 91 हमारी पॉपुलेशन बढ़ती थी, जो कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2.5%, वो अभी 1.2% आ गया है। तो मतलब सारी जो 6.5 है ना, पहले 3.5 थी, 3.5 माइनस 2.2 is 1.3, almost stagnant. After 91 to now 6.5 minus 1.2 or whatever, तो देख लीजिए कि per capita income growth is almost 5% plus. 91 के बाद से, हाँ, तो बहुत, मतलब ये वाकई फॉर अ डेमोक्रेसी ये कमाल की चीज है जो हुआ है। लेकिन फिर भी, और जैसे मिडिल क्लास थी 10% पॉपुलेशन, 10%, अब मिडिल क्लास हो गई है कोई 32%। बिफोर 91, अब और जो जिसको कहते हैं गरीबी, पुअर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो थे ऑलमोस्ट 50% और 40% अब इट्स लेस देन 5%। मतलब 450, 44 and 50 million, 45 करोड़, 45 करोड़ लोगों को हमने गरीबी के ऊपर, गरीबी से लिफ्ट कर लिया है, आज़ाद किया है। तो ये वाकई
वी शुड बी प्राउड, गर्व की बात है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आधे लोग 45% की पॉपुलेशन अभी तक एग्रीकल्चर में फंसी हुई है। किसान, और वो 45% जो है, एग्रीकल्चर डज नॉट नीड दैट मैनी, इतनी जरूरत ही नहीं है लोगों की। बिल्कुल नहीं। वो आधे से कम, मतलब 20-22 में काम हो जाना चाहिए, नहीं, 45% अगर कम हुआ ना तो बेटर है, हाँ। बढ़ेगा ज्यादा एग्रीकल्चर, क्योंकि इतना इट वोंट कैरी द बर्डन ऑफ दोज एक्स्ट्रा पीपल। तो बाकी देशों में क्या होता है कि अब एग्रीकल्चर, जैसे हमारा हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, वहां से सीधा वी हैव जंप टू आईटी, तो वी हैव स्किप्ड द फैक्ट्री स्टेज। जो कहते हैं कि वी हैव मिस्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बाकी जो दुनिया है ना, सारे जो देश सफल हुए हैं, इकोनॉमिकली सफल, सब ये तीन स्टेजेस से गए हैं। पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस, फिर सर्विसेज, फिर, तो ये जो फैक्ट्री स्टेज है ना, हमने स्किप ही मार दी। अब खाली 11% हमारे लोग हैं, 11 जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इंडस्ट्री में। ये 3 गुना होना चाहिए। और तो ये हमारा मतलब फेलियर है। और यहां हम फेल हो गए हैं। और अब अगर और ये करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे थे सुपर पावर बनना, वो नहीं बनेगा, हम नहीं बन सकते। पिछले 80 साल देखिए, जब से अपनी आज़ादी हुई है, ये 80 साल में हर देश जो गया है गरीबी से अमीरी, जापान से शुरू हुआ, ताइवान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, अब चाइना, बिगेस्ट स्टोरी नाउ, कहानी जो है, ये सक्सेस स्टोरी वो चीन की है। तो ये हुआ है इस मंत्र के हिसाब से, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। हमने सोचा कि भी हम बहुत बड़ा देश हैं, बहुत से लोग हैं, पर मार्केट बहुत छोटी है हमारी। और कोई देश की, अब चीन की मार्केट 4 गुना बड़ी थी इन 1991 हमसे 4 गुना, पर सारा सक्सेस उनका हुआ है एक्सपोर्ट की वजह से। तो इसलिए यही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है। तो एक तो इसलिए मैं कहता हूं ओपननेस, खोलना है अपनी इकोनॉमी को, टैरिफ्स को कम करना है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्यों ना। और ये क्यों फायदा मिलेगा हमको? एक्सपोर्ट का तो फायदा है, नौकरियां आएंगी और वगैरह वगैरह। लेकिन जो अपनी भारतीय कंपनियां हैं, इनको भी फायदा ये मिलेगा। अब डरते हैं सब, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कंपटीशन हो, मोनोपोली होती है अच्छी बिजनेसमैन को तो, पर इनको फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एक किस्म का स्कूल होता है। स्कूल जाते हैं, वहां सीखते हैं। तो जो अगर वर्ल्ड क्लास कंपनीज आएंगी यहाँ, हमारी कंपनियां compete करेंगी, तो हमारी कंपनियां मजबूत बनेंगी, हमको भी R&D में लगेंगे, क्योंकि सक्सेस कम्स व्हेन आई गिव समथिंग बेटर टू द कंज्यूमर। इनफैक्ट मैं महिंद्रा जी की, सर आनंद महिंद्रा के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो ही सेट के जो जीप बनाते थे पहले, तो बोले हमारे बहुत सारे लेबर लग के बहुत कम जीप बनती थी, पर हम फिर भी तो प्रॉफिट था कि ठीक है यार, बिकेगी तो सही, जीप बिकना ही है। वो जब बाजार खुला और बाहर की जीप जो आने लगी, तब हमको लगा हम क्या कर रहे थे। तो हमने उससे बेटर जीप उससे कम लोगों में बनाई और एफिशिएंसी लेके आए, तो वो बाजार खुला तो जाके हम सुधरे। तो ये जो मानने वाले वो ये मानते हैं बाजार खुलेगा तो चीजें बेटर होगी, कंपनियां बेटर होगी। बस बिल्कुल सही है।
ये स्कूल, हम्म ये स्कूलिंग है, यहाँ ये सीखने की बात है हम्म और हमारी कंपनियों का फायदा है। अभी हम काफ़ी मैंने कहा काफ़ी सक्सेस हुआ है हमारे देश में, और हमारा सब बड़ा जो सक्सेस हुआ है ना, वो आईटी कंपनियों वालों का सक्सेस है। मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी वर्ल्ड क्लास नहीं है। वर्ल्ड ब्रांड जैसे सोनी, सैमसंग, कितने ब्रांड्स हैं जो हमारे फ्रॉम फ्रॉम द जो ईस्ट हैं। सर एक क्यों नहीं बन देसी, पाता इंडिया से ब्रांड? सर आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि इंडियन बिजनेसेस भी है, हम अच्छे बिजनेसमैन है ही, इतने हाँ, टाइम से काम कर ही रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि इंडियन प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पे नहीं जाता? यहाँ पे क्यों? बहुत सारे प्रोडक्ट क्योंकि हैं। क्योंकि कंपटीशन नहीं था। तो क्यों, अगर मार्केट में बिक रहा है तो हम्म क्या फायदा, क्या जरूरत है मुझे इन प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की, हम्म। बढ़ाने की? क्या क्या जरूरत है? जैसा बना रहे हैं वैसा ही बिक रहा है, तो हाँ, ठीक क्यों वो करना तो है? जो आपने महिंद्रा की बात की हाँ, वो सही है। कि जो बना रहे थे बिक रहा था। तो ये इसलिए अब जो, जैसे मैंने बता रहा था ना कि जापान, कोरिया, हम्म। ताइवान, इस सब का देशों, ये क्यों इनकी हुई तरक्की और क्यों मिडिल क्लास अब अपर क्लास बन गए हैं, तो अमीर देश हो गए हैं? तो क्यों हुए हैं? क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट थी ना, हम्म गवर्नमेंट ने फोर्स किया हम्म कि भी एक्सपोर्ट करो। फोर्स मतलब अगर अपॉर्चुनिटी दी, इंफ्रा बनाया उस तरह से। तो इन इन डेमोक्रेसी, हम फोर्स नहीं, मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं तो डरता हूँ गवर्नमेंट से। मैंने एक किताब लिखी थी, इंडिया ग्रोज एट राइट, नाइट व्हेन द यस। गवर्नमेंट स्लीप्स। है हम सर, आई हैव द हमारा क्वेश्चंस। इंडिया की तरक्की हो रही है क्योंकि ये चुपके चुपके चोरी चोरी हो रही है तरक्की। हाँ, और क्यों क्योंकि गवर्नमेंट सो आईटी रही। क्यों बढ़ गया? हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट सो रही थी, उनको पता ही नहीं, अभी तक भी नहीं पता कि कैसे इसको रेगुलेट करो। अगर इनको तरीका निकल गया रेगुलेट करने का, मर जाएगी आईटी भी। तो गवर्नमेंट से दूर रहना चाहिए। तो बिजनेस में। इंडिया टुडे इज द मोस्ट, 80 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज द मोस्ट रेगुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो अच्छी कहानी ये है इस वक्त, गुड न्यूज, दिस इज द बैड न्यूज। द गुड न्यूज इज दैट गवर्नमेंट हैज नाउ रियलाइज्ड इट। समझ गए हैं गवर्नमेंट ने, और इन्होंने 3 डीरेगुलेशन कमीशंस बनाई हैं, और ये तीनों के तीनों कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन हैं। एक तो फॉर्मर चेयरमैन है राजीव गाउबा, 2 कमिटीज उनकी हैं और एक और है। तो ये डीरेगुलेशन, अब मैं बताऊं कितनी बुरी हालत है। मैं जानता हूं एक छोटी सी कंपनी है फार्मा, स्मॉल एमएसएमई है, 991 रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं हर साल। 951। और वो 951 कंप्लायंसेस में 440 जेलेबल ऑफेंसेस हैं। मतलब अगर नहीं कंप्लाई करोगे तो जेल है। तो जेल है। अब ऐसे देश में, और ये 2026 की बात हो रही है, राइट? राइट नाउ 2026 की बात कर रहे हैं, तो हमें तो एक किस्म की ये सब रेगुलेशंस की, क्या कहते हैं, बॉनफायर, हाँ। जलाने हैं, किस्म की दिवाली करनी है जिसमें तो सारे कई ऐसे होंगे जो ब्रिटिश रावण टाइम को से चल रहे जलाते हैं। हैं ना, वैसे रावण को जलाना है। ये है जब सवाल का यहाँ सबसे पहले डीरेगुलेट। डीरेगुलेशन ऑफ, फर्स्ट रिमूव द दिस। जेल जाने का बहुत सारे हैं कि भाई कोई भूल भी हो सकती है, उस बेचारे को जेल जाना है, भूल छोटी सी टेक्निकल बात हो। तो इसलिए इन जो सबसे मतलब दुखी बात यह है कि ये छोटी सी कंपनी 12 कैसे बजे करेंगे? रात को कोई आके खटखटाएगा कि भाई ये आपने किया है, और कोई टेक्निकल ऑफेंस हो सकता है। तो टेक्निकल ऑफेंस का क्या मतलब है कि जेल जा सकता है। तो इसलिए
तो आदमी बिजनेस करने की हिम्मत ही नहीं करना चाहता, हाँ, भ्रष्टाचार थोड़ा ज्यादा। तो सारी द होल सोसाइटी, द होल इकोनॉमी इज अफ्रेड ऑफ दिस गोइंग टू जेल। कुछ नया करते ही नहीं, रिस्क लेते ही नहीं, तो फिर क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या वर्ल्ड क्लास बनेगा? जो और चल रहा है उसको घीसो। हर साल वो 15 से 18 लाख रुपए, ये सब रिकॉर्डेड है, ये कि 15 लाख से 18 लाख वो बेचारी छोटी कंपनी पेमेंट्स देती है। मतलब कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल, मोस्टली अनऑफिशियल पेमेंट्स देने पड़ते हैं टू सर्वाइव। तो वो और तो देन द survival टेंशन mechanism, लो, हाँ, टेंशन भी है। टेंशन देखो कि कैसे अपनी बेचारे की जिंदगी। तो यहाँ इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है। और ये जो मैं कह रहा था ना, रावण की जल को जलाना है दुशहरे के वक्त, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, एंड आई होप दैट इज। अब मैं जवाब दे रहा हूं कि सुपर पावर कैसे बनेंगे। सर डीरेगुलेट करेंगे तो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। नहीं, आई That's your थिंक answer. कि मोदी साहब की आइडिया विकसित भारत वगैरह अच्छा, हर नेशन के पास होना चाहिए, एम्बिशन होनी चाहिए, तो अच्छा है। 1940 से 2047 में यहाँ हमें जाना चाहिए। और अभी इफ वी कीप गोइंग एट 6.5% इवन, वी विल रीच about 10,000, 11,000, 10,500 डॉलर्स। अभी $3,000 है हमारी पर कैपिटा इनकम, $10,500 हो जाएगी। तो मतलब काफी रीजनेबल, वी विल नॉट बी एडवांस्ड, पर काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर थोड़े रिफॉर्म्स करें ना ये, तो 7.5% जा सकते हैं। और 7.5 और 6.5 का मतलब है कि becoming the difference between being a superpower and ordinary. That is the difference. डीरेगुलेशन जाते क्यों नहीं? जैसे एक तो डीरेगुलेशन है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा है। बिजली की कॉस्ट है, बिजली की जो दाम है वो भी ज़्यादा है। दुनिया की प्राइस जो है, मतलब जो चीन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स चीन को छोड़ रहे हैं और उनका डर है कि चीन में क्या होगा। वो अब इंडिया में आना चाहिए उनको, पर वो तो नहीं वियतनाम जा रहे हैं। रीजन बीच में बहुत बात हुई थी कोरोना के बाद कि चाइना +1 होगा, चाइना +1 तो मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडिया ही होगा। चाइना जैसा कौन है? हम ही है। तो इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? आए नहीं हमारे पास। हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी का रेट, जो अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो रेट चार्ज करती हैं, जो उसका दाम होता है बिजली का, वो ग्लोबल रेट से ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का भी ज़्यादा है, क्योंकि वी आर सब्सिडाइजिंग। हम जो हैं बिजली के फ्री बिजली दे दी। पंजाब में देखिए, या आप कह रही है हमको फ्री बिजली देंगे। तो ये जो कल्चर है ना फ्री बीज का, फ्री बिजली के लिए कमर्शियल से ज्यादा लेते हैं ना ये, रेजिडेंशियल को सब्सिडाइज करने के लिए। मतलब बिजली की कंपनी को भी at the end of the day it cannot go into a loss, so they could keep the rates high for industry. That makes us uncompetitive. So that's why the investment is going from China to Vietnam and not coming to India. भाई एक तो इंडिया में अगर वो इंडिया आ गए तो रेगुलेशन ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा है, फिर ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा है, फिर और पॉलिटिकल चीजें 4 हो सकती है। मोदी जी ने कोशिश की 3 रिफॉर्म्स। पहले था लैंड एक्विजिशन एक्ट पहला, फिर लेबर कोड्स, तीसरी थी फार्म लॉज। तीनों में फेल हो गए। अब ये 3 करने हैं अगर हम जाना चाहते हैं 2047। तो ये 3 करे बगैर मतलब मुश्किल है। 6.5 to 7.5 1% बढ़ना है। तो ये सब करना पड़ेगा। और वो 1% बढ़ने के लिए, अच्छा ये तो अभी जब उन्होंने लॉ लेके आए थे तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा हंगामा हो गया, तो दे हैड टू गो बैक। तो अगर ऐसे तो ये जब आएगा तो हंगामे होंगे, तो फिर आगे कैसे जा पाएंगे हम? ये जो है ना, जो जवाब ये है कि पहले
बहुत सारे ये डीरेगुलेशन है ना, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। इनको तो करो कम से कम। पहले इनको तो करो कम से कम। बेचारे वो छोटे कंपनी जो है 965 कंप्लायंस, 51 कंप्लायंसेस, 440 यू कैन गो टू जेल। ये तो निकालो, इनका तो कुछ करो। इनको डिजिटल कर दो, कुछ कर दो। सर ये डीरेगुलेट होता क्यों नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सरकार लेवल पे माइंडसेट है कि हम नहीं करेंगे, या सरकार में भी करना चाहती है पर ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना चाहते। ये मतलब इसको लगाने का पर्पज देखो, 91 के पहले एन नंबर रीजन हो सकते हैं, कई तो ब्रिटिश टाइम से भी चल रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में इसको हटाने में अब प्रॉब्लम क्या है? मतलब वाई नहीं कर पाते? ये अब ये हमारी गलती हुई है। जब 1991 में हमें आज़ादी मिली, उस वक्त जो बाकी ग्रेट रिफॉर्मिंग कंट्रीज, जैसे आप देखिए मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर इन यूके, इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिफॉर्म किया। उसी वक्त जब रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म किया। मैं बताऊंगा क्या गवर्नेंस रिफॉर्म था। चीन में डंग शाओपिंग थे रिफॉर्मर। हाँ। तो डंग शाओपिंग ने जब रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म खोला, उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोल दी, तो उसी वक्त उन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी का इंसेंटिव सिस्टम बदल दिया। मतलब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो वो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, अंग्रेजों के वक्त की है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पहला काम है, क्योंकि ये गुलाम देश है, ये गुलाम देश है, ये लोग हम दादागिरी करनी जरूरी है, नहीं तो ये रिवोल्ट कर देंगे। रिवोल्ट रोकना कुल मिला के, आगे नहीं बढ़ने चाहिए। दबा के रखो, दबा के रखो। तो ब्यूरोक्रेसी का काम का दबा के रखो। उसने क्या किया? उसने कहा ब्यूरोक्रेसी को कि जो व्यक्ति अगर प्रमोशन चाहता है और चढ़ना चाहता है, तो उसने दिखाना पड़ेगा रिजल्ट्स, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है मेरे शहर में या मेरे स्टेट में, कितनी नौकरियां बढ़ाई हैं, कितनी बढ़ी हैं। सारे इंसेंटिव सिस्टम फ्रॉम सेइंग नो टू बिकेम यस। अभी तो इंसेंटिव है हमारे देश में, जो IAS ऑफिसर है तो उसको मिलती है प्रमोशन, क्योंकि कहता है ना, नहीं ये नहीं हो सकता, जितनी नहीं करेगा उतना ही बढ़ेगा। वहां जितना हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, आगे जाएगा। अब ये फर्क है, और ये नरसिम्हा राव ने नहीं किया, ये मनमोहन सिंह ने नहीं किया, ये वाजपेयी ने नहीं किया, और ये मोदी जी ने भी नहीं किया। तो बेसिकली पॉलिटिक्स चाहे बदल गई है, नियम बदल गए हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो उसको करवाएगी वो अभी तक ना नहीं चल रहा है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, मार्गरेट थैचर कहती थी विलायत इंग्लैंड में कि मैं 20% अपना वक्त रिफॉर्म करने में बिताती हूँ और 80% मैं रिफॉर्म्स को बेचती हूँ। आई सेल द रिफॉर्म्स। यहां किसी ने बेचा नहीं है, तो इसलिए तो चुपकी चोरी रिफॉर्म्स हो गए हैं। 91 के रिफॉर्म्स क्या, जो जब मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म किए थे और नरसिम्हा राव ने कहा था कि भी एवरी पैराग्राफ इन द 91 जो रिफॉर्म का स्टेटमेंट था, बिगैन विद द फैक्ट कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, इंदिरा गांधी ने ये कहा, राजीव गांधी ने ये कहा, सबने कहा कि रिफॉर्म ये करना चाहिए, तो उनके नाम पे रिफॉर्म्स हुए। तो ये मेंटालिटी जो है कांग्रेस की भी अब फर्क नहीं हुआ। वाजपेयी के वक्त में भी बेचे नहीं किसी ने रिफॉर्म। और इसका क्या है अंत? इसका अंत है कि जो आम आदमी है हिंदुस्तान में,
वो समझता है कि ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये जो मार्केट है, ये अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को ज़्यादा गरीब बनाती है। ये आम आदमी नहीं समझ सकता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रो बिजनेस एंड प्रो मार्केट। दो अलग अलग चीजें हैं, प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस। वो समझता है कि ये बिजनेस वालों के लिए है रिफॉर्म्स। ये नहीं इनको आती समझ कि जब इन्होंने टेलीकॉम खोला, मोनोपोली थी BSNL गवर्नमेंट की, हाँ। और 1 करोड़ लोग इंतजार कर रहे थे टेलीफोन के लिए उस वक्त। अब अभी तो आदमी निकलता है शाम तक, पता क्या चाहिए, नहीं। फोन चाहिए, सिम चाहिए, कनेक्शन चाहिए, अभी ले। 1 बिलियन पीपल हैव अ फोन। तो ये नहीं देखते कि उनकी जिंदगी, देखते हैं अभी फोन हमारे हाथ में आ गया है और क्या आजादी है। भाई गाड़ी खोली है तो गाड़ी सेगमेंट खुला, तो कार खुली तो कार देखो आप, कोई हर इंश्योरेंस खुला तो इंश्योरेंस में हाल देखो, हर हर तरह से बेनिफिट ये खोलते ही सेक्टर। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग नहीं समझ सकते। तो इसकी वजह से जो इसलिए पॉलिटिक्स जो हमारी होती है ना, जब इलेक्शन आती है, इलेक्शन के वक्त कोई पॉलिटिशियन रिफॉर्म की बात नहीं करता, क्योंकि लोग नहीं समझते क्या चीज है ये, सिखाया नहीं है। तो इसलिए हमारे क्या है कि ये फ्री भी मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको फ्री बिजली मिलेगी, और अब कैश क्या मिल चल जाएगा, रहा है, कैश मिल जाएगा। कैश मिल जाएगा। तो ये हमारी पॉलिटिक्स की कहानी है। तो ये हमारी ट्रेजेडी है, त्रसीद। सर अभी इस पे बहुत सारे मेरे सवाल हैं, उस पर बातचीत करेंगे, पर 2 मिनट के लिए अपन और पीछे चलते हैं। 91 के बाद से अपन बात कर रहे हैं। आपने कहा कि 47 से लेके 91 के पीरियड में जो भी हुआ, वो आपने कहा तो बिट्रेल है, धोखा है जनता के साथ। वो जो दौर था ना, मैं चाहता हूँ कि मैंने भी कई बुक्स पढ़ी, केस स्टडी पढ़ी उस टाइम की, आपकी कुछ इंडिया सीरीज मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी, तो मुझे उसका थोड़ा आइडिया है। लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं चाहता हूँ कि 47 के से लेके 91 के दौरान क्या माहौल था, क्या माइंडसेट था, कोई ऐसे नियम, कोई ऐसे रूल या कोई ऐसी बातें जिसके आज की ऑडियंस जाने की, अरे यार ऐसा भी होता था, हमको तो, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ। मैंने यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी की। ठीक। वो जो कंपनी जिनको मैं ज्वाइन किया, वो कंपनी विक्स वेपोर रब बनाती थी। ठीक है। 1 साल फ्लू एपिडेमिक हो गया, तो हमने बहुत विक्स वेपोर रब बेचा वो साल में। तो हम एक किस्म के कंपनी में, एक किस्म ग्लोबल कंपनी थी, तो हम एक किस्म के हीरो बन गए। और हमने भी सोचा कि भाई ये एपिडेमिक में बड़े लोगों का फायदा हुआ है, करोड़ों लोगों, बच्चों को, औरतों को, आदमियों को बड़ा फायदा मिला। पर मुझे नोटिस आया अंत में, गवर्नमेंट से आया नोटिस कि हमने कानून तोड़ा है। और कौन सा कानून? लाइसेंसिंग लॉ। हमें लाइसेंस मिला था, लाइसेंस में लिखा था कि आप हर साल इतने टन ये कंपनी बना सकती है, और हमने तो क्रॉस कर लिया। ज्यादा तीन शिफ्ट चलाई, और वो मतलब तो दैट्स अ क्राइम। आपको जो लाइसेंस मिला उससे ज्यादा बनाना क्राइम, बट जेलेबल। 2 साल आप जेल जा सकते थे, मतलब ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कंपनी। और मैं था कंपनी का उस वक्त, कंपनी का नाम था रिचर्डसन हिंदुस्तान। वही कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल बन गई इंडिया में, क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड खरीद लिया रिचर्डसन विक्स कंपनी को। तो मुझे दिल्ली बुलाया गया, समन्स आया था।
और मैंने दो, मेरे पास साथ में वकील भी थे, तो हमें अफसर ने 2 घंटे बाहर बिठाया और फिर बुलाया, और वो जब हम अंदर गए तो अब ये बड़ा अफसर था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो हमने उनकी इंतज़ार की कि पढ़ लो साहब, हाँ पढ़ लो। 2 घंटे से बाहर बैठा रखा, अब ये भी पढ़ लो। मैंने सोचा मैं कहूँ हाँ। कि उसको पता चले कि हम उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। हम्म। नहीं, पोलाइट, वी वर पोलाइट। तो फिर उसने अखबार नीचे रखी और हमें पूछा क्या। मैंने कहा कि क्या साहब, आप बताइए, आपने बुलाया है। तक उसने कहा कि भाई मैंने फाइल नहीं पढ़ी, बताओ क्या है। तो मैंने उसको समन्स दिखाया, और समन्स में लिखा था कि भाई वी हैव ब्रोकन द लॉ। हम्म। तो वो कहता है अंग्रेजी में, सो यू ब्रोक द लॉ। हम्म। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन ये हुआ, ये फ्लू हुआ, इसलिए हमने तो देश के लिए जान बचाई है हमने तो हम किया, प्रोडक्शन सही की, बात फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। उसने सुना, फिर कहता पर लेकिन आपने कानून तोड़ा है, यू ब्रोक द लॉ। है। एंड आई सेड यस बट, कहते यस बट मत कहो, हाँ कहो या ना कहो। मैंने कहा हाँ। तो फिर जोर से वो ऊंची ऊंची बोलता है, ही कन्फेसेस दैट ही ब्रोक द लॉ, और लिखता है। और फिर उसके बाद कहता है कि भाई ये तो आप, कंपनियां होती हैं ना प्राइवेट सेक्टर वाले, ये सब चोर हैं, और ये मल्टीनेशनल्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं, और आप मल्टीनेशनल हैं, और हम आपका एक किस्म का, वी आर गोइंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू। दैट्स अंग्रेजी में उसने कहा, वी आर गोइंग टू मेक एन एग्जाम्पल सो दैट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द कंपनीज नो कि ये हमारे देश, सॉवरेन देश है, आप हमारे कानून नहीं तोड़ सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं तो बहुत डर गया, और फिर उसने कहा जाओ। तो हम उठ गए, और लॉयर्स कांप रहे थे उस वक्त, और फिर हमें उसने भगाया। फिर जब मैं दरवाजे से निकल रहा था ना, तो मैंने, पता नहीं क्या हुआ, मैंने, आई टर्न्ड अराउंड, तो मैंने कहा साहब कि हम मल्टीनेशनल कंपनी हैं, और हर रोज़ मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये जेल नहीं जाते। तो ये खबर आएगी, अखबारों में छपेगी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, तो वो तो क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप पढ़ रहे हैं इसमें भी आएगी। पर जब आएगी खबर, तो जो पढ़ने वाले हैं, वो जो पढ़ेंगे खबर को, वो क्या सोचेंगे कि ये कैसा देश है, कि इस देश में इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया, और प्रोडक्शन, देश के लिए प्रोडक्शन की, और आप इनको जेल में भेज रहे हो। क्या सोचेंगे हमारे लॉज, हमारे कानून को क्या सोचेंगे, हमारे जो ऑफिसर हैं आप जैसे, हमारे उनके बारे में क्या सोचेंगे, हमारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो ही सेड, आर यू थ्रेटनिंग मी? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट विल हैपन। कहते जाओ। तो हमें चले गए। उसके बाद 2-3 हफ्ते तो नींद नहीं आई, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता सुना, गवर्नमेंट के, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे ना, हमारे गवर्नमेंट रिलेशंस मैनेजर, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने चुपचाप ये दबा दिया मैटर, दबा दिया है, किसी को सैनिटी आ गई होगी, किस बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई किसी को। तो ये बात, और 2 हफ्ते बाद मैंने
स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मतलब मेरी जिंदगी भी मैंने मेरी जो आज पॉलिटिक्स की तरफ मैं सोशलिस्ट था, तो मैं क्लासिकल लिबरल बन गया। और यहाँ उस वक्त राजा जी, मीनू मसानी, पीलू मोदी ये थे। तो मतलब मेरी जिंदगी, मेंटल फ्रेम भी और सर आपकी सैलरी भी गवर्नमेंट ही तय करती थी ना, कंपनी से ज्यादा गवर्नमेंट तय करती थी। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती थी कि इंडिया ग्रोज एट नाइट, क्योंकि तब गवर्नमेंट्स होती है। और ये एक स्टोरी है, मतलब आपकी बुक का टाइटल ये था कि स्टोरी है कैसे पब्लिक फेलियर हुई और प्राइवेट सक्सेस हुए। क्योंकि इंडिया में आज भी जो आप ग्रोथ देख रहे हो वो प्राइवेट प्लेयर की मेहनत दिख रही है, ना कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें। मैंने आपको सुनाया हाँ कि वी आर स्टिल द मोस्ट ओवर रेगुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मुश्किल है बिजनेस करना। चीन में कम्युनिस्ट कंट्री है, हाँ ज्यादा आसान है क्योंकि सपोर्ट गवर्नमेंट की होती है। यहाँ तो है नो नो नो, जो कुछ चाहो नहीं, हर चीज में पहले ना है फिर काम है। तो ये है। और जो हमारी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जुडिशरी है, कानून, कोर्ट्स, तो अब सोचिए कि हमारे आपका और मेरा डिस्प्यूट होता है, तो हम कोर्ट में जाते हैं सेटल करने के लिए। कोर्ट 15 साल लेगा सेटल करने में, बाकी कोई देश में 2-3 साल में हो जाता है। तो ये एक तो ये हमारी डिफिशिएंसी है, फेलियर, कि हमारा जो है कि कहते हैं अंग्रेजी में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक तो ये रिफॉर्म है। दूसरा देखिए पुलिस, ये गवर्नेंस है। अब पुलिस मतलब आप हैं, मैं हूं, वी आर प्रिविलेज्ड पीपल इन आवर कंट्री। हमें डर लगता है पुलिस के थाने के नजदीक आने का। तो अगर ये डर नहीं होना चाहिए, तो पुलिस तो हमें प्रोटेक्शन, रक्षा कर देती है, पर हमें डर लगता है। तो ये देयर इज अनदर फ्लॉ इन द पुलिस। और पुलिस क्या है कि चीफ मिनिस्टर की एक किस्म की, क्या कहते हैं, नौकर हैं चीफ मिनिस्टर के। तो वो कहता है ये करो, वो करते हैं। ये ऑपोजिशन को पकड़ो, पकड़ते हैं। सो दिस इज अनदर फ्लॉ। तीसरा लीजिए ब्यूरोक्रेसी। 2 ब्यूरोक्रेट हैं, सेम बैच, आईएएस ऑफिसर्स। एक 14 घंटे काम करता है और खूब मतलब इफेक्टिव आदमी है, और दूसरा वही बैच का 2 घंटे काम करता है, बाकी वक्त टाइम पास कहते हैं। प्रमोशन का वक्त आता है या सैलरी जो इंक्रीमेंट मिलती है, दोनों को एक जैसी बराबर, और प्रमोशन भी एक वक्त होती है। और जब से सबसे बढ़िया जो 2 घंटे काम करता है वो पॉलिटिक्सिंग करता है, उसको मिलती है प्रमोशन, जो पॉलिटिक्स करता है। ये भी फ्लॉ है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी अगर आप चला रहे हो ये बिजनेस पॉडकास्ट की, अगर आपका हायरिंग प्रैक्टिस हो ऐसा, तो आप समझ सकते हैं कौन ज्वाइन करेगा आपकी कंपनी को। ज्वाइन करेगा तो कंपनी खराब ही करेगा। हाँ, तो अब पार्लियामेंट लीजिए। पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, आपको पता ही है, पढ़ा होगा आप, ये फैक्ट है कि 1 out of 3 to 1 out of 4 persons in parliamentarians, MPs, MLAs, इनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर क्रिमिनल्स, हमारी बात, और क्यों क्रिमिनल्स कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना मतलब अपना फायदा देख रहे हैं कि ये डिले कर सकते हैं, जुडिशियल डिले जैसे हमने कही थी। तो ये हमारे यहाँ कम चीज़ें हैं। तो ये कमियां
गवर्नेंस एरिया में है। तो जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर 2047 हाँ चाहिए। तो ये रिफॉर्म्स भी करने तो हैं। सर जैसे मतलब रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूँ अभी ये सारी चीजें रिफॉर्म हो जाएगी, ये टफ लगता है। तो अगर ये टफ लग रहा है रिफॉर्म में, तो फिर 2047 का विजन भी टफ ही है एक तरह से। एक हम बात करते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी हमारे पास यूथ बहुत सारा है और वर्ल्ड का जो जितना भी सबसे अच्छा काम करने वाला हमारे पास ही तो है, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, तो विल डू समथिंग। बट अगर ग्रोथ हो जाएगी पर जॉबलेस ग्रोथ भी, इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जॉब नहीं दे पा रहे, तो फिर वो कैसे, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तो लाइबिलिटी बन जाएगा इवेंचुअली। बिल्कुल। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, हमारे देश की, भारत की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है जॉब्स। जो लोग अब एग्रीकल्चर में हैं, जो किसान का काम कर रहे हैं, वो उनको दे हैव टू फैक्ट्रीज बनानी है, उसके बिना नहीं चलेगा। और वो भी कोई 15 साल हैं, 10 से 15 साल हैं, उसके बाद पता नहीं एआई क्या कर देगी, रोबोट्स बन जाएंगे, नौकरियां नहीं होंगी। पर 10 साल तो हैं जरूर। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के भी कोई 15-20 साल हैं ज्यादा, उसके बाद पता नहीं, वो लाइबिलिटी हो जाएगा ना। ये जो अभी सबसे यंग है, ये बाद में सबसे ओल्ड भी हमारे पास ही होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा मतलब है कहने का कि हमारे पास 10-15 साल खाली हैं। जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो 10 साल की है, उसके बाद पता भी नहीं कि क्या फैक्ट्री जॉब्स होंगी कि नहीं। तो फैक्ट्री जॉब्स बनानी है, मार्केट को खोलना है। और एक मॉडल, मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है अपने आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, वो है आईफोन। 2 साल पहले इंडिया प्रोड्यूस्ड लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स आईफोन। टुडे इट इज प्रोड्यूसिंग 30%, 30% बना रहे हैं हम, और अगले साल 40% हो जाएगा। अब एक फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रीज में हैं आईफोन की, तो तमिलनाडु में 2 हैं। एक फैक्ट्री 2 लाख उनका लेबर है, 2 लाख लोग, उनमें से 70% आर विमेन, औरतें हैं। और हर नौकरी के साथ 4 इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, तो 6 लाख की लोगों की बात कर रहे हैं। और जो ये औरतें हैं, इन्होंने अब इनका एक किस्म का बनाया है इनका हॉस्टल। 18,000 विमेन उस हॉस्टल में हैं, और वो मतलब डाइनिंग रूम है, 5 स्टार नहीं है पर बहुत बढ़िया, अब मैंने देखा है। और ये मतलब एक किस्म का मॉडल मैं समझता हूँ। हो गया ना उनका, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, लाइफस्टाइल सुधर गई। तो क्या है, अगर मैं होता हूँ ना चीफ मिनिस्टर कोई स्टेट का, मैं कहता हूँ कि हम क्यों नहीं कर सकते जैसे जो तमिलनाडु ने किया है, कि मैं जाऊं और देखूं कि लेबर इंटेंसिव एरियाज लेते हैं जहां नौकरियां ज़्यादा हैं, लेबर, जैसे कपड़े, जूते, नाइकी जैसे समझ लो, नाइकी इज अ वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड। तो आई वुड गो विद अ डेलीगेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ले जाऊंगा। पता क्या हुआ, जब वियतनाम के प्रधानमंत्री को पता चला, ये प्लीज, जब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सुनाना प्लीज। ये प्रधानमंत्री को पता चला कि भाई हमें आईफोन खो गया, इंडिया में को आगे चला गया, उन्होंने हवाई जहाज में बैठ के कुपर्टिनो कैलिफोर्निया तक पहुंच गए, जहां हेडक्वार्टर्स था आईफोन का, एप्पल। और एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे मिले और कहा भाई हमने तो, ये तो खो गया, फोन तो खो गया, हमें ये टैबलेट, आईपैड दे दो। और कन्विंस कर लिया और उनको आईपैड मिल गया। अब अगर हर चीफ मिनिस्टर जाए
और बात करें नाइकी, जारा, सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट, फूड तो एक एक आदमी एक एक प्रोसेसिंग, फैक्ट्री भी लाएगा तो कितना काम कर सकता है वो, बट वो इफेक्टिवली करे तो ये सही। मतलब दिस वी कैन डू राइट अवे, हम्म, क्योंकि वो भी दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन बेस। और ये ट्रम्प टैरिफ्स के बाद तो बहुत ही उनको, क्योंकि अमेरिका नहीं बना सकता है ये चीजें अब, नो चांस। तो ये एकदम मतलब बढ़िया तरीका है। बढ़िया तरीका है, अगले 2-3 सालों में ये कर लो तो बड़ा फायदा हो जाएगा। कंपटीशन फिर बढ़ेगा ना, फिर अपनी कंपनियां भी सीखेंगी कि कैसे compete करना है नाइकी के साथ। सर एक चीज है, जो अपनी कंडीशन है, जैसे अपन कमजोर थे, अपन थे, चाइना भी 70s 80s में सेम कंडीशन है, एक टाइम पे लगभग हम सेम ही कंडीशन पे थे। तो चाइना ने क्या ऐसा डिफरेंटली कर दिया जो इतना बड़ा, इतना पावरफुल हो गया? एक वो आपने इंसेंटिव वाली बात बताई, वो तो किया, और कुछ चीजें ऐसी कि मतलब मेरे को एक हमेशा लगता है कि यार दोनों जब बराबर में थे और एक इतनी तेजी से भाग गया और एक इतने धीरे धीरे भाग रहा है, तो क्या डिफरेंस है मेजर? मैंने सबसे बड़ी बात तो बता दी आपको हाँ, कि हाँ। इंसेंटिव सिस्टम बदल दिया ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का। तो फ्रॉम बीइंग ओवर रेगुलेटेड दे आर दे अंडर बिकेम रेगुलेटेड, अंडर रेगुलेटेड, तो नहीं मतलब ठीक लेस रेगुलेशन, रेगुलेटेड। हाँ ठीक रेगुलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दिया काफी, जो अपन ने शायद नहीं दे पाए। तो उन्होंने सच्ची बताएं तो पहले तो शुरू किया एग्रीकल्चर सरप्लस। अब हमारे एग्रीकल्चर ने काफी अच्छा किया है, पर फिर भी ये फार्म लॉज थे ना, ये जो किसान के जो किसान बिल जो आया था वापस हो गया। हाँ वो जरूर करने हैं, क्योंकि वी नीड टू क्रिएट अ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और हो सकता है। तो और भी जैसे छोटी छोटी कानूनें हैं एग्रीकल्चर, आप समझ, मैं बताऊं आपको एग्जांपल दूं कि 30%, 30% ऑफ आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां जो उगती हैं वो मतलब रॉट हो जाती हैं। 30%। 30%, 30%, मतलब जो उसका वैल्यू होता है कोई 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ इज द वैल्यू, जो बेचारे फार्मर, जो किसान को नष्ट हो जाता है। तो अपने आप में से अगर ये बच जाए और उसका export क्या हो जाए तो क्या कितना बड़ा कारण है? बाकी सब देशों ने देखा, प्रॉब्लम तो सबका फेस किया। जो हर देश में फल और सब्जी तो उगती है, तो बाकी देशों ने क्या किया, उन्होंने सुपरमार्केट्स थे पहले, तो सुपरमार्केट्स इंसेंटिव दिया, सुपरमार्केट्स बहुत सारी सीधी फार्मर के पास गई, किसान के पास गई, और उन्होंने कहा कि भाई हमें बेच दो। और तो मतलब कि जिसको कहते हैं ना कोल्ड चेन बन गया, मतलब एयर कंडीशन ट्रक जिसमें, और एयर कंडीशन ट्रक, उसको कहते हैं कोल्ड चेन, और सीधा टू द सुपरमार्केट। अब क्या हुआ है ये 15-20 साल से, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया है ना, तो ई कॉमर्स कंपनियों ने उन्होंने मेंटेन करी, उन्होंने ही बनाया है। अब हिंदुस्तान में जो ई कॉमर्स कंपनियां अपनी थी, जियो है, टाटा की भी है, क्या कहते हैं, बिग बास्केट है शायद उसकी, टाटा बिग बास्केट, इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन वो जो इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनीज है ना, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, वो कह रही हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमें अगर अलाउ करो तुम, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू होल्ड इन्वेंट्री, दीज फॉरेन, दे कैन ओनली रन अ मार्केट प्लेस। ये किसान को से खरीद नहीं सकते। हाँ, ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है कि भाई, प्लेटफॉर्म है। सिंपल। अगर इनको आप फ्रीडम दो कि किसान के से खरीद लें, तो ये इन्होंने कितने देशों में
कर रखा है। ऐसे ऐसी कंपनियां, मतलब चीन में और हैं, इंग्लैंड में अलग अलग हैं, फ्रांस में अलग कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियों ने कर दिया है। अपन नहीं कर पा रहे क्योंकि अपन रेगुलेशंस। अब सीधा है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, 2 कंपनियां हैं और ये कर देंगी, 1 साल में हो जाएगा कोल्ड चेन, और 2 लाख करोड़ रुपए तो इनकम फार्मर की बढ़ जाएगी। अब छोटी सी बात है, ऐसे रिफॉर्म्स व्हाट आर कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट, वो नहीं कर रहे अभी वो नहीं कर रहे। भाई। इफ यू नो तो इकोनॉमिस्ट को तो पता ही होगा, उनके पास तो सारा डेटा होगा, सारी चीजें। हाँ, आप इतना अशोक गुलाटी लिखते रहते हो, कहते रहते हो, और सब चीजें। चिल्लाते अशोक गुलाटी जो इकोनॉमिस्ट है, कितनी हाँ। दिनों से, सालों से कह रहा है ये। सर एक सवाल है, इसमें मैं लंबा आंसर नहीं, बस आपको क्या लगता है 91 के टाइम पे जो रिफॉर्म हुआ था, पीवी नरसिंह राव जी और मनमोहन सिंह जी ने जो किया था, भाई कुछ लोग कहते हैं कि देखो देवर विजनरी, दे डिड इट। कुछ लोग कहते हैं नहीं, विजनरी नहीं थे, उस समय आईएमएफ का प्रेशर था, तो मजबूरी में करना पड़ा था। तो ये क्या था, मतलब इनका विजन था या मजबूरी थी? नहीं, ऐसा था, मजबूरी थी उस वक्त, सही बात है। लेकिन आईएमएफ को खुश करने के लिए हम छोटी बातें कर सकते थे, 3-4 छोटी चीजें कर सकते। जो 91 में रिफॉर्म किया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने किया, वी वेंट फार बियॉन्ड व्हाट वुड हैव सैटिस्फाइड आईएमएफ। अच्छा, जो मांगा उससे बहुत ज्यादा दिया हमने तो, मतलब वाकई। और उसका कारण क्या है? वो एक आदमी था अमरनाथ वर्मा, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मैंने कहानी सुनाई अपनी इंडिया अनबाउंड में ये। ठीक है। अमरनाथ वर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के। वो कॉमर्स इंडस्ट्री सेक्रेटरी हो चुके थे। उन्होंने देखा था कि क्या ये जो रिफॉर्म्स, ये हमारा जो रेगुलेशन था, लाइसेंस राज, तो ही वाज सो हॉरिफाइड टू सी कि क्या है। और मनमोहन सिंह भी उनकी, ही वाज सेंट अब्रॉड, साउथ कमीशन कोई थे, उस वहां भी देखा कि क्या ये इंडिया, द किंग ऑफ इडियट्स, कि हमने अपने आप को, वी वर शूटिंग आवरसेल्व्स इन द फुट। तो ये लोग, मतलब कुछ बदल गए, ठीक आदमी आ गए, ठीक बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, ठीक बंदा अमरनाथ वर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसने एक कमेटी बनाई, हर थर्सडे को मिलते थे और सारे रिफॉर्म्स। वो इंडिया की किस्मत चमकी 2-3 सही आदमी आने से। सही आदमी आ गए, और वो थर्सडे कमेटी जो थी ना, 1 घंटे के लिए दे यूज्ड टू मीट, एक रिफॉर्म बात करते थे, जैसे जैसे ओपनिंग ऑफ सिविल एविएशन, मतलब फिर जेट एयरवेज आ गई वगैरह वगैरह। इन्होंने एक रिफॉर्म डिस्कस किया, और उसी रात को परमिशन, प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर लिया, कैबिनेट का सिग्नेचर लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस 7:30 बजे की। और आप देखिए, अगले फ्राइडे को दिवाली होती थी, हर हफ्ते दिवाली होती थी, और पूरे साल दिवाली होती रही। दैट इज द रिफॉर्म स्टोरी। सर एक और चीज कही जाती है इंडियन बिजनेस को लेके, कि हम रिस्क कवर्स हैं, इनोवेशन नहीं करते, R&D नहीं करते, ट्रेडिंग कर लेते हैं, इधर से लिया उधर से लिया, R&D और माइंडसेट नहीं है। इज दैट ट्रू? R&D तब करो जब जरूरत पड़े। अगर मार्केट आपकी बंद है, अगर वर्ल्ड क्लास कंपटीशन नहीं आ रहा, तो क्या जरूरत है R&D की? तो गलती है वही, क्योंकि अपने दरवाजे हमारे बंद थे। अगर दरवाजे नहीं खोलोगे और कंपटीशन नहीं आएगा, तो R&D कौन करेगा? क्या फायदा? जरूरत ही नहीं है। जो अच्छा बुरा बन रहा है बिक जाएगा। इंसेंटिव सिस्टम हो देखना चाहिए कि बिजनेसमैन R&D पे खर्चा करेगा जब जरूरत पड़ेगी। कि मैं, कोई कंपनी आ रही है बाहर देश से, कमीज ज्यादा अच्छी बन रही है, वो बना सकता है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे, उससे भी बेटर कैसे बना सकता हूँ। सर एक चीज है, जो अभी ट्रम्प नाराज चल रहे हैं हमसे इसी चक्कर में, वो चाहते हैं साहब हमारे डेयरी सेक्टर में एंटर हो जाएं, एग्रीकल्चर में एंटर हो जाएं, मोदी जी नहीं एंटर होने दे रहे। तो दिस इज अ राइट डिसीजन और नॉट? इट इज द राइट थिंग दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट सर्टन एरियाज,
क्योंकि हमने थिंग्स लाइक अगर हम फार्म लॉज कर लेते तो अब किसान ज़्यादा मजबूत हो जाते, पर जब तक हमने पूरे फार्म एग्रीकल्चर के रिफॉर्म नहीं किए, हमारा किसान वल्नरेबल है। तो पर लेकिन हमारी गलती भी है कि हमने 75 देश हैं जो जीएम क्रॉप्स बेच रहे हैं। ठीक है। जीएम फूड, जीएम क्रॉप्स बेच रहे हैं, हमने बंद कर दिया। बीटी कॉटन के बाद सबको भगा दिया। तो हमने अपने आप को ही ये वी हैव डन आवरसेल्व्स अ डिससर्विस, क्योंकि साइंस जो हमारी पहली ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो साइंस की द्वारा हुई थी। साइंटिस्ट ने हाइब्रिड क्रॉप्स, ड्वार्फ वैरायटीज बनाई थी मेक्सिको में, तो वो लेके आए थे। तो साइंस का जो कल्चर था ना हमारे देश में, एग्रीकल्चरल रिसर्च, वो बहुत डिमोरलाइज्ड है। किसी साइंटिस्ट से आप बात करो तो वो कहते हैं कि साइंस में तो हमको कह दिया कि भाई साइंस की जरूरत नहीं है हमें, साइंस छोड़ो। खैर एनीवे, फार्म लॉज की मैं बात कर रहा था। तो सही बात है अभी कि वी आर वल्नरेबल इन सर्टन एग्रीकल्चरल एरियाज, बट वी कैन ओपन स्लोली। और बट वो ट्रेड डील जब होती है ना, वो 10 साल 15 साल के बारे में, मतलब यू गिव कि 5 साल के बाद ये खोल देंगे, 10 साल के बाद ये खोल देंगे, ऐसा हो सकता है एग्रीकल्चर में। यू अलाउ फार्मर्स टू हैव बेटर वैरायटीज। अब मैं कह रहा था आपको, कहानी सुना रहा था कि फल और सब्जियां 30% वेस्ट हो रहा है। जी, साइंस ने, अपने इंडियन साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं वैरायटीज जिसको कहते हैं जीन एडिटिंग, नॉट जीन मॉडिफिकेशन, नॉट जीएमओ, जीन एडिटिंग, जिससे बाकी देशों ने अपने फल और सब्जियां बनाई हैं। जैसे केला है, हमारा केला अगर 5 दिन चलता है, 4 दिन उसकी जिंदगी है, वो केला 2-3 हफ्ते का भी बन सकता है, जिसकी ज़्यादा। सो स्ट्रॉन्गर वैरायटीज, न्यू वैरायटीज ऑफ फ्रूट, एप्पल्स, संतरे, माल्टे, ये सब जो फ्रूट्स हैं, इनकी मतलब ज़्यादा हो सकता है बेटर। तो ये चीज़ें वी हैव टू, इट्स अ पैकेज डील। तो अपने एक साइड में रिफॉर्म करो, फिर ट्रेड डील, ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील कर रहे हो उसको कह दो, हाँ हम 10 साल के बाद ये अलाउ करेंगे ईरान से। और इंडस्ट्री के जो है ना टैरिफ्स, वो तो बिल्कुल हमें नीचे करने हैं, उसकी तो वी शुड बी टैरिफ फ्री। अब ये चिल्लाएंगे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना बहुत दिनों से। हाँ, ये अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो टैरिफ होता है ना, इसको नाम है इन्फेंट्री इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इंडस्ट्री मतलब जब बच्चा होता है ना, इंडस्ट्री इन्फेंट होता है, तो फिर कहते हैं कि हाँ चलो 5 साल में बड़ा हो जाएगा, हाँ, और फिर टैरिफ कम ले आएंगे। तो हम तो 80 साल हो गए हैं, तो 80 साल के बच्चे बड़े हुए हैं, हाँ, अब तो इनको तो फिर सिखाना है ना। तो अपनी जो ट्रेड लॉबीज हैं, ये इनको भी मजबूत रहना है, हमें मजबूत रहना है। एक कोई बंदा यहाँ भी आना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा, ये एक बंदों की। सर एक और चीज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपन बात कर रहे हैं कि भाई हमारा यूथ है, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अभी हमारा यूथ जॉब्स को लेके या गवर्नमेंट जॉब्स को लेके काफी क्रेजी है कि भाई कहीं भी फॉर्म मिला तो 100 नौकरियां निकली, 10,000 आदमी पहुंच गए, क्योंकि वहां भी शायद जो भी इंसेंटिव है उनके। तो अब ये अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा तो फिर कैसे ग्रोथ हो पाएगी? इन पर कोई आपका मैसेज या आपका टेक इस पे? हाँ, नहीं, ये गलती क्या है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जॉब है ना, उसमें जो सैलरी है ना, गवर्नमेंट की सैलरी सारे मिला के, बेनिफिट्स वगैरह, प्रोविडेंट फंड, सब कुछ मिला के, जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, बहुत फर्क है। अब स्कूल टीचर, नई स्कूल टीचर पहले साल यूपी में अगर लगाओ, लड़की
या कोई भी आदमी 70,000 रुपया महीने का मिलता है प्रेशर सैलरी। को 70,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी। अब प्राइवेट स्कूल, डून स्कूल भी नहीं पे कर सकता। ये सबसे बड़े जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, दे आर तो नॉट अच्छे पेइंग। खासे आईटी कंपनी में भी शुरुआत में जॉब जाओगे तो वो 3-4 लाख के पैकेज से ही बंदा चालू कर रहा है, इतना तो पैकेज मेरा मिलता है। मतलब है कि जो गवर्नमेंट जॉब है, इतना फर्क हो गया है क्योंकि हर पे कमीशन इनको बढ़ता देती जाता है। जाती है और प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, मुझे पता है कि जब गवर्नमेंट की जो जैसे एजुकेशन में कैसे मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब, कितने लाख रुपए देने पड़ते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को, कितना कौन सा पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो ये है प्रॉब्लम। तो तो, stick- तो और फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, उसके बाद काम नहीं करना पड़ता। 2 घंटे आ जाओ, हाजिरी लगा लो, हो गया काम। हो गया। तो कौन, ये इंसेंटिव सिस्टम है। आदमी जो 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 लोग पीएचडी, जो पीएन की नौकरी के लिए पीएचडी वाले भागते हैं, तो वो पागल नहीं है। जानते हैं कम काम का ज्यादा वो रिटर्न आरओआई देख रहे हैं वो, कि समय इतना सा लगा के इतना पैसा मिल रहा है, इधर इतना लगा के इधर भी नहीं मिल रहा है। अगर स्कूल टीचर 70,000 रुपए महीने की उसकी है सैलरी और प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपए है, सबको गवर्नमेंट ही करना है फिर तो ये पागल होगा बंदा जो नहीं जाएगा। सर गवर्नमेंट और वैसे प्राइवेट सेक्टर की बात होती है। अभी जैसे मोदी जी का खुद का एक बयान है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस, गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स नॉट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशन तो है, कई बिजनेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट खुद भी कर रही है, और जब बात अपन प्राइवेटाइज की करते हैं या उसको करते हैं तो फिर विपक्ष से या बाकी जगह से हल्ला आता ही है कि यार गवर्नमेंट ने ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया। तो ये डाइवेस्टमेंट करें या प्राइवेटाइजेशन करें तो ये ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। यस, ये कहा था मोदी जी ने नहीं, हाँ, मोदी ने कहा है। हाँ। और उन्होंने, मोदी जी ने ये भी कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यस, वो भी नहीं किया। हाँ, गवर्नेंस रिफॉर्म्स वो नहीं किए। और ये भी इन्होंने काफी बेचने, जैसे एयर इंडिया बिक गया, हाँ, तो सब बेटर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, तो बहुत बड़ा फायदा पड़ जाए। अब देखिए, आप इंतजार करिए, क्योंकि एकदम नहीं फर्क पड़ता, पर एयर इंडिया विल बिकम अ वेरी गुड एयरलाइन, जरूर होगा एकदम। एक जमाने में नेशनलाइजेशन के पहले मुझे याद है कि मैं चढ़ा था हवाई जहाज में, एयर इंडिया सबसे दुनिया में, इट वाज रिगार्डेड एज नंबर 1 एयरलाइन। जीआरडी टाटा हिमसेल्फ उन्होंने सब चीज प्लान की थी। तो सर अभी यहाँ से प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी शायद ब्रेन ड्रेन काफी हो रहा है इंडिया में, और ये समस्या काफी समय से थी, अब की बार तो बढ़ रही है, इसका लेवल और बदल गया। पहले तो ब्रेन ड्रेन होता था कि भी टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते थे, बाहर सेटल होते थे, अब ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, मनी ड्रेन भी हो रहा है कि अब तो पैसे वाले लोग भी छोड़ छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे भी शायद उनकी उम्मीद टूट गई कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, हम बाहर ही कुछ जाएं, ये कारण है। और क्या हम करें कि इनको हम रोक सके? पहली बात, आपको क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? सेकंड, हम क्या करें कि ये रुक जाए? हमें बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा। ये डीरेगुलेशन की बात मैं कर रहा था, ये है माइंडसेट भी ब्यूरोक्रेसी का, जो डंग शाओपिंग ने किया वही करना चीन पड़ेगा। में, जो मार्गरेट थैचर ने किया यूके में, वही हमें, वी हैव टू सेल द मार्केट टू आवर ब्यूरोक्रेट्स, टू क्रिएट एन इंसेंटिव टू मेक इट फ्रेंडली टू द बिजनेस पर्सन। जहाँ ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दुबई में जाके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है कि ईडी एकदम ईडी रेड करेगा या कुछ करेगा। अभी बहुत समय पहले ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, सब कुछ खरीदो, इंपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट भी करो, खुली इकोनॉमी। लेकिन अभी रिसेंट घटनाओं के बाद से अभी हर कंट्री कह रही है भैया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये जो कल्चर शिफ्ट हो रहा है, ये सही है कि खराब है? बहुत खराब हमको है। खुद पे फोकस करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन शुड बी द थिंग। सबसे अच्छी चीज जो हुई है ये 80 साल,
after the World War II, America was the most powerful country. So it was World Bank, WTO, WHO, United Nations, IMF, ये सब institutions तब बनी थी. तो एक किस्म का रूल बेस्ड ऑर्डर रहा है, और इसकी वजह से चीन और इंडिया, जस्ट दो, भारत और चीन लेके 1 billion people have risen out of poverty. 100 करोड़, 100 करोड़ होते हैं. हाँ. 1 million 100 करोड़. तो ये अब क्या हुआ है, और कि सब जगह ये माहौल बदल गया है, और दैट इंटरनेशनल ऑर्डर इज अनरावलिंग, और हर देश सोच रहा है कि अब मुझे करना होगा, और ये एक किस्म की वी आर टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स. पीछे हम जा रहे हैं. वो ग्लोबलाइजेशन अच्छा रास्ता था, कितने लोगों का फायदा हुआ. हमारी आईटी इंडस्ट्री कभी नहीं होती विदाउट इट. तो इसलिए एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं. और मुझे दुखी की बात है क्या हो रहा है, और अब ट्रम्प ने क्या कर रहा है, तो वो तो पता ही है कि एकदम दुनिया की हालत खराब हो रही है. फाइनली वैसे अपन ने बहुत सारी बात की, पर आज की डेट में अभी मान लो ये पॉडकास्ट मोदी जी सुन रहे हो या कोई भी प्यारा ब्यूरोक्रेट सुन रहा हो, क्या 2-3 मैसेज या उनको 1 टिप देंगे कि यार अगर 2047 तक जाना है तो ये 3-4 चीजें कर लो? ये अपने 1-2 पे काफी बात की है, पर एक बार क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट. बस वही बात है कि हमारी एक प्रायोरिटी है सबसे बड़ी, कि वी हैव टू क्रिएट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मतलब ये जो 50% आधा देश का किसान एग्रीकल्चर में है, उसको उसका आधा करना है. और इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को 3 गुना करना है. हाँ, 11 से 33. बिल्कुल. बस फैक्ट्री स्टेज में जाना है, और सारे रिफॉर्म्स हम बात कर चुके हैं. डीरेगुलेट करना है, जैसे बाकी चीज़ें, फार्म लॉज, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सारे जो हम सब इकोनॉमी खोलनी है, ये सब करना है. और जो खुशी की बात यह है कि हम ये सब कमियां जो रही हैं हमारे पास, अभी तक कमी है, स्टिल हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है to go from 3.5% growth to 6.5% growth, तो we should be happy. मतलब हम कर सकते हैं. ये कैसे हुआ सर? मतलब अगर उस पर बात करें, भाई इतनी कमियां होने के बाद भी हमने ग्रोथ तो काफी हद तक कर ही लिया, काफी हद तक. मतलब कि बिजनेस, मैंने बताया आपको कैसी बिजनेस होती थी 91 के पहले, और अब क्या, अब कोई भी खोल सकता है अपनी दुकान. से मतलब प्राइवेट लोगों ने बढ़ा दिया टेक्निकली, जो आपने बुक का मैसेज है, पब्लिक चाहे फेलियर हुई हो, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का भी मतलब खोल दिया. गवर्नमेंट ने काफी खोला है पहले से, पर अभी भी यू नीड दैट बॉनफायर टू बर्न दोज रूल्स एंड लॉज. उनको 951 है टू मच फॉर जस्ट अ फार्मा थिंग. मतलब कोई बट डिफेंस का कोई काम कर रहा होता, उसके लिए फिर भी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर होता नहीं. काफी हमने किया. अब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है. तो मतलब मैं काफी क्रेडिट भी देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और सारी गवर्नमेंट्स, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट शुरू से, नरसिम्हा राव से ऑनवर्ड्स, वाजपेयी ने बहुत किया. ये टेलीकॉम वाजपेयी वक्त हुआ, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी उस वक्त बड़ा फायदा मिला. तो सबने किया है, पर सबसे चीजें, मतलब एक तो है कि रिफॉर्म्स को बेचना है, जैसे मार्गरेट थैचर कहती थी, बेचना है हर रोज. चीन के जो प्रधानमंत्री थे डंग शाओपिंग, वो डिक्टेटरशिप है, उसको जरूरत नहीं थी बेचने की, पर हर रोज डंग शाओपिंग बताता था, हर रोज अपने चीन लोगों को कहता, टू गेट रिच इज ग्लोरियस, टू गेट रिच इज ग्लोरियस. सो ऐसे ये काम जो हैं, ये सब करने हैं. पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी, वी आर रेडी. इट इज नॉट अ बैड सिचुएशन. We are today still the fastest growing major economy in the world.
हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। अब इस बेस पे हमें बढ़ाना है 6.5 से 7.5 7.5 बार। कैसे भी वो 1% जाएगा तो वी विल डू इट। थैंक यू सर बीइंग इन द पॉडकास्ट। इतनी सारी मतलब नॉस्टैल्जिक चीजें, मतलब भारत के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें थी तो जो लोगों को पहली बार पता होगी। मैं काफी पढ़ता रहता हूँ तो भी मुझे कई चीजें आज नजर जानने को मिली। सो आई होप इंडिया का यूथ इस पॉडकास्ट को देखेगा, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे और इंडिया को सुधारने के लिए अच्छा कदम उठाएंगे और 2047 तक वी होप कि हम बने पावर, हम बने विकसित राष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन।